सोच रख ऊंची, तुझे लंबी उड़ान भरनी है। जिंदगी थम नहीं सकती, तूफान करनी है। थक के यूं ना बैठ, हिम्मत हार के ए दोस्त, अभी तो पूरी दुनिया तुझे अपने नाम करनी है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू माय न्यू एपिसोड ऑफ इंस्पायरिंग लाइव्स बाय मनु। Inspiring Lives by Manu is an initiative to honor and highlight the heroes of our society, people who are successful in their respective life and they are helping others in making a difference in their lives. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ज़माने में जो खुद तो सफल होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। वो दूसरों की ज़िंदगियों को बदलाव लाने में और उनको सक्सेस हासिल कराने में, उनके सपनों को पूरा करने में योगदान देते हैं। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही कुछ नायाब हीरो से। टुडे वी आर गोइंग टू मीट अ डायनेमिक, हाईली मोटिवेटेड एंड अ विजनरी CEO who is the most respectable, most powerful and most sought after entrepreneur of real estate industry in India. He is an avid gymmer, a cricket, Formula One and a Bollywood enthusiast. Mr. Hani Katyal, founder and CEO of Investors Clinic Infratech Private Limited. हनी जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच मीनू जी। मैं हनी जी के लिए कुछ चंद लाइनें बोलना चाहती हूँ जो ख़ास तौर से मैंने इन्हीं के लिए लिखी हैं कि आंधियों को शौक़ था कि बिजलियां गिराने की, और मुझे भी शौक था कि वहीं आशियां बनाने की। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। Since you know that this talk show is for all those people who have been an inspiration to the society, और I think आपसे बड़ी इंस्पिरेशन हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए नहीं हो सकती। तो आपसे मैं ये आपकी जर्नी के बारे में आज पूछना चाहूँगी हनी जी कि हाउ डिड इट स्टार्टेड, बिकॉज आई हर्ड दैट यू हेल फ्रॉम मुरादाबाद जी। सो व्हेन डिड यू कम टू दिल्ली एंड हाउ योर जर्नी बिगेन फ्रॉम देयर? मुरादाबाद में डेफिनेटली जिस शहर से बिलोंग करता हूँ वहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो मेरा शुरुआत से ड्रीम था कि मुझे कुछ जाके बड़ा करना है। और दिल्ली, क्योंकि जो नियरेस्ट मेट्रो था वो दिल्ली था, कि जहाँ पर सपने पूरे, अगर मैं कहीं महाराष्ट्र में पैदा होता शायद मैं बॉम्बे के बारे में सोचता, या साउथ में पैदा होता शायद चेन्नई के बारे में सोचता, तो हैदराबाद, मतलब इस टाइप से। तो दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ लोगों को देखा है मैंने ग्रो करते हुए, जहाँ मैं सुना भी है वहाँ के बारे में। तो और दिल्ली में मेरा ऐसा था भी नहीं, मेरे फैमिली कोई लेना देना कि यहाँ मेरे रिलेटिव रहते हैं कुछ भी, तो मेरे लिए वो नई सिटी थी। तो 1987 में स्कूल ख़त्म करने के बाद मैंने कॉलेज स्टार्ट किया फ्रॉम DCC कॉलेज। फिर वहाँ से बेसिकली जर्नी स्टार्ट हुई इस शहर की। ओके, अच्छा, you did your graduation from Delhi? I did my schooling from Muradabad. I did my graduation from DCC college. Okay, very nice, great. And what was your dream career since childhood? You wanted to enter into real estate industry since beginning, or? सपना था मेरा कि कुछ बड़ा करना है, ये नहीं सोचा था क्या करना है। जैसे आज स्कूल में किसी बच्चे से पूछोगे तो शायद वो डॉक्टर, इंजीनियर ये बोलेगा, तो धीरे अगर बड़ा होके उसे पता लगता है रियलिटी। और मैं इतना स्टडीज़ में इतना अच्छा नहीं था कि मैं सोचूँ कि मैं डॉक्टर बनूँगा। मैं इतने मार्क्स लेकर आता था जिसमें पास हो जाऊँ। हाँ, पर इतना बुरा भी नहीं था कि मैं बिल्कुल ही बिलो 50% वालों में भी था। हाँ, कि एवरेज स्टूडेंट होता है नॉर्मली 60-70%, 75% तक वो परसेंटेज आती थी मेरी नॉर्मली। एक ज़रूर सपना था कि 12th में मैंने बहुत एफर्ट डाले थे। मुझे मालूम था कि यहाँ पर एक कट ऑफ लिस्ट निकलती है दिल्ली के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए एफर्ट डालने पड़ेंगे कि मेरा सपना तभी पूरा होगा तो मैं अच्छा काम कर लूँगा, अच्छा पढ़ाई कर लूँगा, तो मुझे एडमिशन वहाँ मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ से मुरादाबाद शहर से निकलना बहुत ज़रूरी था मुझे, अगर मुझे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो चाहिए, मुझे कुछ बड़ा करना है उन सब चीज़ों के लिए। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। सो वहाँ से आपका ये सफ़र स्टार्ट हुआ? तो मैं कॉलेज में था तब तभी से मेरा दिमाग बिज़नेस के अंदर था कि कुछ करना है, क्योंकि मेरे में प्रेशर बहुत था कि मुझे, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया 2-3 साल के अंदर, तो मैं ग्रेजुएशन के बाद दोबारा फादर के बिज़नेस में शायद मुझे जाना पड़ता, या मुझे वहीं कोई अपॉर्चुनिटी तलाशनी पड़ती। तो मेरे पे प्रेशर डे 1 से था, मैं एंटर कर रहा था कि मुझे कुछ करूँ। तो मैंने 97 में पहला बिज़नेस मेरा स्टार्ट किया था पूल पॉइंट का। मैं मुरादाबाद में 2-3 टेबल्स मैंने लेके खरीद के अपने दोस्त रनीश के साथ मैंने स्टार्ट किया था, और मैंने 10-15 हज़ार रुपये अर्न करना स्टार्ट कर दिया था।
ये किस चीज़ का बिजनेस था? पूल पॉइंट, जैसे आप बिलियर्ड्स पूल पॉइंट की टेबल्स वगैरह होती है ये, तब ये बिज़नेस बड़ा रेलिश कर रहा था उस टाइम पर दिल्ली के अंदर। तो मैंने वहीं से वो आइडिया चुरा के मैंने मुरादाबाद में उसे चिपका दिया और वहाँ बड़ा अच्छा फर्स्ट मूव एडवांटेज मिला, मैंने बहुत अच्छा अर्न करा। फिर धीरे धीरे करके वहाँ पर वो उस बिज़नेस के अंदर बहुत सारे लोग आ गए प्लेयर, तो वो 2-3 साल के अंदर बहुत आउटडेट टाइप हो गया। तो 1997 से लेकर 1999 तक मैंने वो बिज़नेस करा मुरादाबाद में। 2000 में डेफिनेटली मुझे वो तो लॉसेज होने लगे, मुझे वो शट डाउन करना पड़ा बिज़नेस को। तो मैं अच्छा फाइनेंशियली अर्न कर रहा था उस टाइम पर। 3 years तक आपने वो business- हाँ, और मैं कॉलेज में जब मेरी ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट करी 99 मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, तो मेरे पे उस साल बहुत, मेरे को अभी तक याद है, वो प्रेशर था कि मुझे अगर कुछ करना है तो इसी साल करना है। तो 2000 की बात है, 2000 में मैंने एक मल्टीपल मार्केटिंग कंपनी थी, उससे मैंने स्टार्ट किया, काम करना स्टार्ट किया उसमें। हाँ, I think that time MLM concept was very मल्टीपल मार्केटिंग से बहुत एमवे उस समय बहुत अच्छा नाम था उस टाइम पर, अब आज भी है। तो वहीं उस टाइम पे एक कंपनी थी स्माइल लाइफ इंडिया जो मैट्रेसेस वगैरह में डील करती थी। तो वहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट कोई 80,000 अप्रॉक्स दे के मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया वहाँ पर। तो उसके बाद उसमें जैसे आप लोग ऐड करते हो, इनवाइट करते हो लोगों को, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देते हो लोगों को, तो मैंने वो काम करना स्टार्ट किया मुरादाबाद से, क्योंकि मेरा होम टाउन मुरादाबाद था। नेटवर्क की मुझे समझ में आने लगी तब कि मैंने बहुत ट्रेनिंग ली उस कंपनी से, बहुत अच्छा मुझे सीखने को मिला। MNC कल्चर था उस कंपनी का पूरा, सिखाया क्या, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि ना मैं कोई MBA हूँ, ना कोई मैं ऐसे बैकग्राउंड से आया हूँ कि जहाँ पर कॉर्पोरेट कल्चर हो। तो मैं टिपिकल पंजाबी फैमिली से हूँ, जहाँ पे सब चीज़ चलती है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। तो वो मैं उस कल्चर में रहा हूँ पूरे टाइम। मेरे फादर से बहुत कुछ सीखा, वो कैसे हार्ड वर्क करना है। वो सुबह निकल जाते थे, रात भर, रात को आते लौट के बहुत मेहनत करते थे। मेरी मदर से मुझे बहुत ट्रेनिंग मिली है इस टाइप की कि कैसे लोगों को ट्रीट करना है, छोटों कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, इज़्ज़त देनी है। तो ये मेरे ब्लड में था, तो इन सब चीज़ों में मुझे बड़ा फ़ायदा मिला। तो मेहनत से लोगों को इज़्ज़त और किस तरीके से बात करनी है, मुझे घर से फैमिली में ये सीखने को बहुत मिला। तो यहाँ वो चीज़ों से मुझे कहीं भी एंट्री आसानी से मिल जाती थी। नेटवर्किंग में रिलेशनशिप बहुत मैटर करती हैं, और वो रिलेशनशिप छोटे शहर का था, मुझे वो एडवांटेज मेरे ब्लड में ही था कि छोटे शहरों में वो रिलेशनशिप बनाना लोग निभाते भी हैं, बनाते भी हैं। तो MLM से मुझे बहुत अच्छा एज मिल गया, मुझे सीखने को मिला। उसके बाद मैंने वहाँ पर एफ़र्ट डाले और साल 2 साल में वहाँ पर मैं लीडिंग लोगों में से आ गया वहाँ पर। और मैं छोटी सी एज में मैंने बहुत पैसा देखना स्टार्ट कर दिया। मैं 21 साल का था तो मैं 1.5-2 लाख रुपए अर्न कर रहा था, और उस टाइम के 1.5-2 लाख रुपए आज के ऑलमोस्ट 10 लाख 7-8 लाख 10 लाख के बराबर हूँ। तो आज 21 साल के बच्चे को 7-8-10 लाख रुपए आने स्टार्ट हो जाए अकाउंट के अंदर, उसके दिमाग ख़राब हो जाते हैं। सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई। तो मेरे भी दिमाग ख़राब हो गया, मैंने पैसे को तमीज़ से ट्रीट ही नहीं करा, और मेरे एटीट्यूड में, मेरे बिहेवियर में चेंज आने स्टार्ट हो गए, और मैं बहुत ज़ोर से गिरा। फिर उसके बाद मैंने गाड़ी खरीद ली, सफारी ले ली, और एक पापा को जैन ली थी पापा के लिए। और वहाँ उस समय मोबाइल स्टार्ट हुए थे, मोबाइल तब की बात है। तो मैं महंगे मोबाइल ख़रीद लेना, पैसे सेव ना करना, वो एकदम से, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने वो सब चीज़ देखी नहीं थी कि मैंने इतना पैसा देखा नहीं था, तो मेरे को मिला और मैंने वो ख़राब करना स्टार्ट कर दिया। मेरे अकाउंट में कोई पहले एक साल के अंदर 20-1 लाख रुपए आया था, और मंथ के आखिर में वो ज़ीरो हो जाता था बैलेंस में, इतना खर्चे करता रहा। और फिर सडनली क्या हुआ कि बहुत ज़ोर से गिरा मैं। 2003 की बात है कि मेरे जिस कंपनी में था मैं, वहाँ मेरे पैसे आने बंद, चेक्स आने बंद हो गए वहाँ पर, जो भी अनफॉर्चुनेट जो भी रीज़न हो। फिर मैंने वो स्ट्रगल देखा लाइफ में दोबारा से, जो कैसे वो रेस्टोरेंट से अच्छे 5 स्टार होटल से वो ढाबे पे आना, ढाबे से ठेलों पे आना खाना खाने के लिए। हाँ, मतलब एक पीक पे अपने करियर के पहुंच के फिर एकदम से आपको हाँ, झटका तो लगा। वो कैसे वो बिस्लरी बॉटल से वो 50 पैसे का पानी मिलता रहा, वो ग्लास पीना वहाँ से, ठीक है। तो वो सब बहुत करीब से देखी वो चीज़ें। वो काफ़ी टाइम रहा वो टाइम, और 200 से उधार लेना, इंटरेस्ट से पैसे लेना, कभी मोबाइल बाढ़ हो जाता था, कभी इलेक्ट्रिसिटी कट जाती थी, और गाड़ी बेचनी पड़ गई थी उस टाइम में मुझे। सफारी गाड़ी थी मेरी, तो दोबारा से मैं बैक टू स्क्वायर वन, मैं बसों में आ गया था उसमें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जैक्टली। तो DTC वगैरह, बस वगैरह, इन सब चीज़ों में मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया। सो दैट वाज अ रियलिटी चेक फॉर यू। हाँ, तब मुझे समझ में आ गया पैसे की ना, पैसे की इज्जत करनी, और पैसा जब आया तो उसकी इज्जत करनी बहुत ज़रूरी है। साथ में एक और चीज़ कि आप इतने हवा में मत उड़ो, जब कभी गिरो तो आपको संभलने बहुत वक्त लग जाए। तो संभलने मुझे वक्त लगा डेफिनेटली, क्योंकि मेरे को वो सब चीज़ का यूज़ टू नहीं था, मैं यूज़ टू होना पड़ा मुझे। और एक जब आपके पास आपने वो लेवल देखा हो, उसके बाद जब नीचे गिरते हो तो आपकी जो लोगों को देखने नजरिए वो चेंज हो जाता है
कि आज मैं सफारी से उतर रहा हूँ तो मेरा लोगों का नज़रिया क्या था, इज्जत मिलती थी, और आज मैं स्कूटर से उतर रहा हूँ तो नज़रिया लोगों का चेंज हो जाता है। तो ये भी देखा कि जो ये सोसाइटी है ना, इसमें ना लोगों को जज कराया था इन सब चीज़ों से। तो मैंने छोटी सी उम्र में वो सब चीज़ देखी, तो उससे मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला। फिर मैं दोबारा से उठा खड़ा हुआ, अपनी मैंने कंपनी स्टार्ट की। मैंने दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट किया। मैंने 1-1.5 लाख अपनी गाड़ी बेची थी मैंने उस समय सफारी से, कुछ पैसे से लोन उतारे मैंने, कुछ पैसे मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की माइलस्टोन मार्केटिंग, B162 बेसमेंट दयानंद कॉलोनी। अच्छा। फिर मैंने वहाँ से दिस वाज इन व्हिच ईयर? इन 2003। हाँ, ये 2 नवंबर की बात है 2003 में। दयानंद कॉलोनी में बेसमेंट मैंने ऑफिस लिया, और 2200 स्क्वायर फीट का, और उनके लैंडलॉर्ड जो थे बड़े, उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया। यू वर मैरिड दैट टाइम? नहीं, 2004 में मेरी शादी हुई थी। तो 2003 में मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, और मिस्टर लुगानी जी वहाँ के लैंडलॉर्ड होते थे। मुझे से याद है जब मैं उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराने जा रहा था, उसी दिन मैंने अपनी गाड़ी सेल करी थी, और मेरा गाड़ी कॉलेज के बाद स्कूटर से एक्सीडेंट हुआ था। और मतलब वहाँ से मैं स्टार्ट करा, तब मुझे वो इंसिडेंट इसलिए याद है कि मैं, मेरे साथ एक राजेश मेरा फ्रेंड होता था। तो वहाँ से फिर हमने दोबारा से स्टार्ट की लाइफ अपनी, फिर माइलस्टोन मार्केटिंग से। फिर 2-4 महीने 5 महीने बहुत स्ट्रगल रहा उसके अंदर भी। फिर 5-6 महीने बाद 7 महीने बाद मैं दोबारा से उस मुकाम पे पहुंच चुका था जहाँ मैं था पहले, जापान लाइफ अपनी प्रीवियस कंपनी के अंदर। तो मैंने दोबारा से वो अर्न करना स्टार्ट कर दिया था। उसके 2 नवंबर 2003 में मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की माइलस्टोन मार्केटिंग। फिर वहाँ से वो कंपनी मैंने 2006 तक वो कंपनी रन करी थी। फिर 2006 में मैंने इन्वेस्टर्स क्लिनिक फॉर्म की थी। Okay, so 2006 was the foundation year. जी, 7 दिसंबर 2006। So it's been 13 years by now. हाँ जी, अप्रॉक्सीमेटली 14 हो जाएगा मुझे वहाँ। Right. हाँ। Great. It's a very nice journey. So I mean, I just want to know कि like जैसे आपने बताया कि you have worked with Japan and then Japan Life, yeah, and this company. So I mean, रियल एस्टेट को एंटर करने में ख्याल कब आया? ये कब सोचा आपने कि आई यू शुड बी अ पार्ट ऑफ रियल एस्टेट? एक वेंडर था मेरे उस कंपनी माइलस्टोन मार्केटिंग में, सचिन गर्ग नाम है उनकी कंपनी होती है, प्रॉपर्टी प्रमोशन, और बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे वो। तो उन्होंने वो उस टाइम पे वो टूर्स एंड ट्रैवल काम करते थे। उन्होंने मुझे उस टाइम पर टूर्स एंड ट्रैवल के पैकेज देते थे, जो मैं माइलस्टोन मार्केटिंग में मेरे प्रोडक्ट को सेल करता रहा। तो एक दिन वो अपनी सेंटर होती थी उनके पास, वो उन्होंने स्कॉडा ली। तो स्कॉडा से आया, स्कॉडा उसमें मेरे ख्याल कोई 14-15 लाख की आती थी शायद गाड़ी, 13-14 लाख या 15 लाख की गाड़ी आती थी। तो मेरे लिए बड़ा वो मतलब बड़ा शौक सा लगा मुझे। मैंने कहा कि ये एकदम, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि आप ग्रो करते हो, उसकी एक परसेंटेज होती है कि मैं 10-20% ग्रो कर रहा हूँ, और मेरे प्रोडक्ट भी ऐसी चीज़ होते हैं। मैं आज अगर मैं नोकिया, अगर कोई मैं 10,000 का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ हैंडसेट, सडनली मैं नेक्स्ट डे 1 लाख रुपए का फ़ोन ले आता हूँ, तो एकदम आई बॉल्स मिलेंगी आपको। एकदम HMD से रॉलेक्स पहन लूँ मैं, तो एकदम देखेंगे लोग एकदम क्या हुआ इसके साथ, कहाँ से भैया, कहाँ से डकैती डाल के लाया। तो नॉर्मली एक होता है इस टाइप से। तो वो उसने क्या करा, जब वो लेकर आए स्कॉडा, तो मैंने उनसे पूछा करा क्या? बोले इसके लिए तुम्हें ट्रीट देनी पड़ेगी। मैंने कहा मुझे ट्रीट देनी पड़ेगी? बोले हाँ। तो वो जानते थे मुझे कि मैं बहुत MLM वगैरह मैंने बहुत अच्छा किया है, और मेरी नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे को सेल्स आती है, मार्केटिंग अंडरस्टैंड करता हूँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया, 28 मार्च की बात है, रील्स करके रेस्टोरेंट होता था सपना पिक्चर हॉल के बाहर। तो वहाँ उन्होंने मुझे इवनिंग बुलाया, मैं वहाँ बैठा उनके साथ, और बैठ के उन्होंने पूरा बिज़नेस समझाया मुझे, रियल एस्टेट कैसे होता है। तो मैंने कहा यार ये तो काम मैं भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा मैंने ऐसे ना इतने अपार्टमेंट सेल करे थे, मुझे गाड़ी उसमें मिल गई थी। तो मैंने कहा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा, मेरे अंदर ना एक कॉन्फिडेंस रहा डे वन से, जब भी मैं किसी को देखता हूँ ना करते हुए, तो मैं कहता हूँ यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो ना इसके अंदर सुरखाव के पर तो लगे नहीं इसके अंदर। अल्टीमेटली वही सब चीज़ें, बॉडी पार्ट जो मेरे पास हैं, ठीक है, वही सब दिमाग है, वही सब हाथ पैर दिए भगवान ने। तो मेरे को कॉन्फिडेंस डे वन से रहा है कि कोई अगर कोई चीज़ आप कर रहे हो तो मैं भी कर सकता हूँ उसको, और मैं बिना ट्राई करे किसी चीज़ के लिए हार नहीं मान सकता। चाहे कुछ भी होगा, बिना ट्राई करे मैं हार नहीं मान सकता। एग्जैक्टली। तो अभी भी कोई ऑफिस में ऐसा इंसिडेंस होता है तो मैं, कोई लोग कहते नहीं हो सकता, मैंने कहा बिना ट्राई करे कैसे बोल सकता, अब नहीं हो सकता। तो ट्राई करे बिना कैसे बोल सकते हो? तो मैं ये चीज़ें ना दिमाग में डालता हूँ लोगों कि बिना ट्राई करे कैसे मना करते हो आप इस चीज़ को? पहले करो तो सही इसको, उसके बाद तो मना करो ना, आपकी नहीं कर सकते, ये क्या होता है? तो मैंने कहा मैं भी कर लूँगा ये तो, ठीक है। और फिर मैंने वो काम करना स्टार्ट किया। फिर मैंने नेटवर्क बनाया, उसके अंदर मैंने अपने दूसरे रिश्तेदार को मैंने पैरेलली माइलस्टोन के साथ साथ मैंने वो स्टार्ट किया। मैंने वही नेटवर्किंग स्टाइल में काम किया। मैं जाता लोगों के पास, उनसे बोलता रहा, मैंने अपनी लिस्ट बनाई, पूरी तैयार करी 200 लोगों की, इन लोगों से मुझे मिलना है, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। तो मेरे को क्या था, मेरे को ना मैं ऐसे नहीं आता था, खुद जाके सेल करना स्टार्ट कर दिया। उसमें
स्केलेबल मॉडल नहीं बन सकता वो। तो स्केलेबल तब बनेगा जब दुनिया साथ में काम कर रही हो आपके, और आप पैसे को शेयर कर रहे हो, रुपए को 4 चवन्नी कर रहे हो रुपए की, और शेयर कर रहे हो आपस में, तो वो तब आपकी ग्रोथ भी मिलती है, प्रोस्पैरिटी तब मिलती है, लोग ग्रो कर रहे हैं साथ में आपके, और आपके साथ नेटवर्क जुड़ रहा है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क जुड़ रहा है। तो मैंने वो नेटवर्क जोड़ना स्टार्ट किया, मैंने कहा इसमें फिर उसका प्रोडक्ट डालूंगा ऑटोमेटिक बिकना स्टार्ट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं सनी के पास, भाई के पास गया अपने, सनी और मेरा रिलेशन जो ऐसा है राम लक्ष्मण वाला, ठीक है। अब दोनों में राम कौन है किसी को नहीं मालूम, ठीक है। तो वो ये ज़रूर है कि वो नजर भी आता है। हाँ, तो वो उसके साथ क्या है कि मैं जो बोल दूंगा उसके लिए वो बत्तख ही लगी रहे। तो उसके बाद ना दिन देखता ना रात देखते हैं उसके लिए, तो वो है कि उसे वो करना है। तो सनी हो गया, ऐसे कुछ मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं जो मेरे को ब्लाइंडली फॉलो करते थे, तो उन लोगों के पास गया। जैसे हेमंत गुसाई मेरे साथ हैं, शेफ हैं कंपनी के अंदर, उनके पास गया। उनसे मैंने बोला जाके कि ऐसे यार प्रॉपर्टी है, सेल करते हैं और उसमें गाड़ी मिलती है और पैसा कमाएंगे। तो वो अच्छा, वो सीए थे, तो डेफिनेटली उनके भी, उन्होंने भी देखा था साथ में ग्रो करते मुझे, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है यार, कर सकते हैं इस चीज़ को। तो मैं बहुत लोगों के पास गया, 2-4-5 लोगों ने मेरी बात को समझा और ट्रस्ट किया मेरे पे। तो उनका काम क्या होता था, लोगों को ला के इंट्रोड्यूस कराना मेरे से, उनको प्रॉपर्टी समझाता था। कोई प्रॉपर्टी खरीदते थे, कोई सलाह देके चले जाते थे, कहाँ चक्करों पड़ गए तुम, ठीक, कितने अच्छे हो, कुछ काम कर लो। प्रॉपर्टी डीलर समय ना ऐसे होते रहे कि बहुत रिस्पेक्टफुल काम नहीं होता था। अच्छा, वहाँ तब उस टाइम में बोला जाता था जो कोई कुछ नहीं करता वो ब्रोकर बन जाता है, क्योंकि उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए नहीं आपको, कोई एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए आपको। एक्चुअली यही रेपुटेशन हुआ करती थी पहले। तो उसमें क्या होता है कि एक आपने कार्ड पे छपवाया, आपने जगदम में प्रॉपर्टी छपवा दिया, उसमें कार्ड छपवाया, आप ब्रोकर बन गए। अब उसमें ना आपको चेयर टेबल नहीं चाहिए आपको अल्टीमेटली। तो ये होता था सही। यू नो, if you remember, I was also a part of real estate industry. हाँ जी, मुझे पता है, आपने ट्रेनिंग करी, मेरे लोगों को ट्रेन किया आपने, मैं बहुत अच्छे जानता हूँ। और इनफैक्ट आपकी ट्रेनिंग की लोग तारीफ भी करते हैं आज तक। Thank you so much. अब आप बड़े लेवल पे आ गए हो तो डेफिनेटली अलग बात है, कभी आप मैं गाइड करना चाहूँगा आपको भी। It would be my pleasure. But मैं वो बता रही थी आपको कि वो जो मेरा फेस था जब मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में थी, तो इनफैक्ट व्हेन आई विजिटेड योर ऑफिस आल्सो, मुझे जो एक पिक्चर थी रियल एस्टेट इंडस्ट्री की पहले जी, वो ये ऐसी ही थी जैसे आप बता रहे हो कि तो उन लोगों का काम है जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, अगर उन्हें कोई और प्रोफेशन नहीं मिलता तो वो रियल एस्टेट में ब्रोकर बन जाते हैं। जब बट व्हेन आई एक्चुअली सॉ योर ऑफिस एंड द वे यू वर वर्किंग, तो मुझे एकदम से वो ना कि पूरी पिक्चर चेंज हो गई। आई मीन द कंप्लीट परसेप्शन गॉट चेंज। तो उससे बड़ा मजा आता था उसमें ना कि मॉम डैड तो मेरे को हमेशा सपोर्ट करते थे। तो मॉम डैड का ये होता था कि जो भी घरानी ठीक कर रहा हो, ताकि मेरे खानदान में कोई दूर तक कोई किसी ने प्रॉपर्टी बिजनेस करा नहीं था, हमारे ब्लड में प्रॉपर्टी है कुछ ऐसा, और ना कभी सोच सकते थे कि हमारा बच्चा, अच्छा आज आप देखो ना, कोई माँ बाप कभी ऐसे नहीं बोलते कि मेरा बच्चा बड़ा होकर प्रॉपर्टी डीलर बनेगा, किसी ने मैंने सुना नहीं लाइफ। तो यकीन कि वो ना कोई क्योंकि मैं सोचता था क्यों नहीं कर सकते, मतलब प्रॉपर्टी का बिजनेस ऐसा कि मतलब कि इसमें कोई ऐसा कौन सा है इसमें कि कोई ड्रग्स का बिजनेस कौन सा भी कि बड़ा हो गए डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस वाला, ये सब IAS ऑफिसर, इसके अलावा सुनते ही नहीं कुछ, बचपन से शुरुआत से डाला ही हो जाता चीज़। तो उस टाइम पे ऐसा हो गया ना कि प्रॉपर्टी तो लोग छुपाते थे कि जो प्रॉपर्टी बिजनेस में है कि घर वाले क्या बोलेंगे, उसमें रिश्ता मिलेगा नहीं लड़की का शादी का। तो मैं MBA से रिक्रूट करता था उस टाइम पे, उसकी बात की बात है। तो वो डरते थे बोलने से घर पे भी। तो ये सब चल रहा था उस टाइम, ये सब सिनेरियो था सारा। सो देन यू, जैसे आपने बताया वो आपने अपने दोस्तों से भी बात करी, देन यू आई थिंक यू स्टार्टेड योर ओन। तो मैं दोस्तों से मैंने करा, मैंने फ्रीलांसिंग बेसिस पे काम स्टार्ट किया, फिर मैं एक टाइम पे अच्छा काम करना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने अपनी कंपनी फॉर्म करी 7 दिसंबर 2006 में इन्वेस्टर्स के लिए। तो मैंने गाड़ी भी अचीव कर ली, सारे में टारगेट अचीव कर रहा था मैं, उसमें गो गेटर वाला सीन था। अच्छा, मैं कोई काम करता था उसमें ये होता है कि मेरे को सोना, मेरे लिए फिर सोने से नफरत हो जाएगी, मुझे खाने से नफरत हो जाएगी, मुझे वो काम करना है कि मुझे अगर मैंने सोच लिया कि मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है तो दुनिया से उधर हो जाए, अगर वो अचीव नहीं होती है तो मेरे को लाना था, ठीक है। तो एग्जैक्टली, तो मैं फेलियर से बहुत नफरत है, नंबर 2 पोजीशन से बहुत नफरत है कि मैं काम कर रहा हूँ तो नंबर 2 पोजीशन नहीं, मुझे नहीं समझ में आती क्या है। अगर वो नंबर 1 है और नंबर 1 पहुँचना है उस टाइम पे, उसके लिए ना मैं सोने दूंगा ना किसी को जीने दूंगा, तो मुझे करना तो करना। एक आपकी टैगलाइन मुझे बहुत पसंद है जो आप हमेशा बोलते हैं, थकना मना है, रुकना मना है। सो ये जो है ना, दिस इज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है लोगों के लिए कि बीइंग ऑन योर लेवल, आप जब अपनी टीम को इस तरह से बोलते होगे और व्हेन दे सी यू वर्किंग लाइक एनीथिंग, आप जिस तरह से काम करते हो इतनी एनर्जी के साथ, इतने एंथुसियाज्म के साथ, तो वो ऑल द मोर और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। मैंने बहुत अच्छी सी ट्रेंड सेट करा अपनी कंपनी के अंदर। मैं लोगों से बोलता हूँ, मैं लोगों से नहीं बोलता कि तुम्हें इतने बजे जाना है, मैं इतने बजे पहुँचता हूँ, तो कहता कल तुम्हें इतने बजे जाना है, सेटिंग एन एग्जांपल। तो मैं नहीं बोलता उनसे कि तुम, मैं अगर 8:30 बजे उनको बुला रहा हूँ तो मैं उससे 10 मिनट 20 मिनट पहले वहाँ खड़ा हूँगा कि उनको मेरा इंतजार नहीं कर रहा है वो चीज़ के लिए। तो मैं उनको ये बोलूँगा कि तुम पहले आ जाओ,
मेरे ऑफिस से पहले कोई एंटर नहीं करता Yeah. टिल डेट मेरे ऑफिस में सबसे पहला इंसान मैं ट्राई करता हूँ उनको 2 4 5 10 लोग पहुँचा लग पाते हाँ जी. पर पहला मैं होता हूँ एंटर करने वाला ऑफिस के अंदर So this is the true trait of a leader, true leader, I must say. आंधी हो तूफान हो एक और चीज़ मैं बताऊँगा हाँ जी. टिल डेट मैं डाय लाइफ मैंने कभी लाइफ में फीवर की वजह से मेरी तबीयत खराब है मेरी सिर दर्द है मुझे मैंने आज तक एक दिन का भी हॉलीडे नहीं लिया Holiday. Very nice. That's commendable. We all know that you are so passionate and so self-motivated. But हर इंसान का कोई ना कोई मेंटोर होता है, गुरु कह लीजिए, जिससे वो कुछ सीखता है या फिर उसको अपना आइडल मानता है. आपका मेंटोर कौन है रियल एस्टेट में, इंडस्ट्री में? नहीं फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं एक ही बात बोलूँगा अगर मेरा कोई मेंटर होता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर तो मुझे ना उसके पाथ फॉलो करने पड़ते हैं शायद मैं वो नहीं सीख पाता जो मैं आज सीखा हूँ उसमें क्या होता है अगर मेरा कोई मेंटर होता रियल एस्टेट में से मैं देख रहा होता कि मुझे ऐसे बनना है तो मैं वो चीज़ें ट्राई नहीं कर पाता जो मैंने ट्राई की और जो पैरामीटर मेरे सेट हो जाते हैं उस टाइम पर मुझे इसी जगह इसी डायरेक्शन में काम करना है तो मेरे लिए बहुत मैंने नई नई चीज़ें ट्राई करी इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने नेटवर्किंग ट्राई करी इसके अंदर मैंने MBA रिक्रूट करे उनको ट्रेन करा मैंने डिफरेंट ऑफिस खोले और मैंने हर एक वो चीज़ करी अदरवाइज मैं ट्राई नहीं करता अदरवाइज आई थिंक ये फ्रीलांसर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपने इंट्रोड्यूस एग्जैक्टली ये नेटवर्किंग है बेसिकली जहाँ पे बिना किसी सैलरी के आप लोग इंट्रोड्यूस कर लोगों को ज्वाइन कराते हो बिना किसी सैलरी के आप इतना प्रेशर नहीं होता बंद के 7 तारीख का 10 तारीख का कि आपने इतने रुपए इकट्ठे करने हैं उनको देना है तो उसमें क्या था हर एक बंदा बिजनेसमैन है मैंने बिजनेसमैन बनाया लोगों को कि वो आए धंधा करें बिजनेस करें जो पैसा कमाया शेयर करें आपस में वो जाएँ ठीक है और लोग मेरे से सीख के जाते ही अपनी कंपनी भी खोलते हैं बड़ा प्राउड फील होता है कि सीख के जाके एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं मार्केट में जाके तो ऐसा नहीं कि मैं जाके मुझे डर होता है उस चीज़ का कि चला जाएगा तो मेरी साइंस लेके चला जाएगा लोगों ने बहुत रेप्लिकेट करे हमारे बिजनेस को ग्रो भी किया लोगों ने लोग फेल भी हो इसके अंदर तो मुझे वो डर नहीं रहा कभी कि ना कि मुझे ये सीख के कुछ ऐसा कर लेंगे तो क्योंकि आपके अंदर जो आर्ट है या आपके अंदर जो पैशन है वो कोई चोरी कर सकता है उसी से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है तो मेरा कोई ऐसे मेंटोर नहीं रहा रियल एस्टेट में और हाँ मेरे गुरु ज़रूर रहे मेरे गुरु है मिस्टर के मिश्रा मिस्टर मनोज जवाल जी मैं इनको बड़ा फॉलो करता हूँ इनको बड़ा रिगार्ड करता हूँ मिस्टर मिश्रा मेरे स्कूल टीचर थे उन्होंने मुझे बचपन से पढ़ाया है उन्होंने मुझे बहुत काबिल बनाया ठीक है मनोज जवाल जी पंचतत्वा वो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा ठीक है उनसे मैं अभी भी कहीं फंसता हूँ जाके तो मैं बात करता हूँ उनसे कि ये फील हो रही है मुझे ऐसा फील आ रही है वैसा फील आ रहा है कहीं मैं कंफ्यूज होता हूँ तो उनसे पूछने आता हूँ कि मैं ऐसा करूँ या ऐसा करूँ तो मुझे कहते हैं नहीं तू ऐसा कर फिर गट के तो वैसा कर तो मुझे कई बार ऐसा मैं फंसता हूँ तो मैं डेफिनेटली बात करता हूँ उनसे उसके बाद मेरी फैमिली सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा तो मुझे मेरी फैमिली हर एक बंदा वर्किंग है तो क्योंकि मैंने नेटवर्किंग सीखा है कि हर एक बंदा आपके लिए एसेट है तो मेरी फैमिली में हर एक बंदे को मैंने बिज़नेस में डाला है इसके अंदर तो मेरी वाइफ हो गई मेरी सिस्टर हो गई मेरी नीस हो गई सनी हो गया उसकी वाइफ हो गई भावना तो हर एक लोग ना उन्होंने बहुत स्ट्रांगली कंपनी को सपोर्ट किया और वो बहुत बड़े पिलर्स हैं कंपनी के लिए तो उन्होंने आज मुझे डर नहीं होता इस चीज़ का कि मैं कोई चीज़ गलत कर देता हूँ कोई गलत डिसीजन ले लेता हूँ तो मुझे डर नहीं होता मुझे मालूम है ये ठीक करने वाले बैठे हैं मेरे पीछे और मुझे अगर मैं कहीं नुकसान में भी होता मुझे डर नहीं होता कहीं पे कि यार कहीं हो गया नुकसान तो मुझे डर नहीं होता कि यार अब क्या होगा तो वो सब लोग हैं कंपनी का सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है और ये कंपनी एक जने में टिकी हुई नहीं है कंपनी में इतने स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं इतने स्मार्ट लोग हैं मेरे साथ वेरी नाइस दैट्स रियली नाइस टू नो मैंने एक बार इनफैक्ट मैं आई एम अ स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ हॉलीवुड आल्सो तो वहाँ पे एक सुपरस्टार हैं विन डीजल यू रिजेंबल अ लॉट सो आई कैन मैं जब मुझे लोग बोलते रिजेंबल करते हैं मैं कहता वो रिजेंबल करता है ये भी कह सकते हैं कि विन डीजल आपको रिजेंबल करता है सो यू आर इंडियन विन डीजल यू नो and he's also Cancerian and you won't believe Hani ji I have seen most of your pictures in few of the pictures you look like you are so similar to a Greek god मतलब आप उसमें genuinely you are looking like a Greek god thank you so much yeah you have such a positive aura you have such a powerful aura I must say कि लोग आपको देख के आपका जो बात करने का तरीका आपकी बॉडी लैंग्वेज से जो पॉजिटिविटी एग्जिबिट करती है वो अपने आप में कुछ बोलती है वो कहानी है अपने आप में वो अपने आप लोगों को इंस्पायर करती है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है देखिए कोई जो लोग स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं ना उनमें ये बाय डिफॉल्ट ये चीज़ें होंगी इनबिल्ट होंगी कि उनको डर नहीं होता किसी से फियर और लूजिंग नहीं होता मुझे किसी को जवाब नहीं देना आज की डेट में कि मैं जाके मुझे घर में क्या बात करूँगा या मैं मेरे को पापा को जवाब देना है मुझे सोसाइटी को जवाब देना है तो मुझे वो डर कभी नहीं रहा लाइफ में तो जितनी बार लोग कहते हैं जीरो से स्टार्ट करना कई बार ऐसा भी हुआ कि लाइफ में मैंने माइनस कुछ करोड़ में मैंने स्टार्ट किया कई बार अपनी साइकिल रियल एस्टेट आप अंडरस्टैंड करते हैं आप भी रियल एस्टेट बैकग्राउंड से हैं तो रियल एस्टेट में क्या होता है कि जब आप गिरते हो तो बहुत ज़ोर से गिरते हो
हाँ जी। ठीक है, और ये आपको अपने यहाँ डर नहीं होता, आपको डर होता है कि आप कितना नुकसान और हो जाएगा, कि वो तो साइकिल चलती रहती है ना, इंटरेस्ट की, बाकी सब चीज़ों की, वो तो लाइबिलिटी इतना पीछे ले जाती है आपको। तो मुझे ना वो डर नहीं रहा कभी भी, और मुझे कभी दोबारा से खड़े होने वक्त नहीं लगा, टच वुड टिल डेट, कि बहुत ग्राउंडेड रहा हूँ मैं, और मेरे साथ लोग रहे हैं। मुझे कई बार ऐसा वक्त भी आया, लोगों ने मेरे साथ काम किया 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6 महीने विदाउट सैलरी पे काम किया। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझे इतनी अच्छी टीम मिली जिन्होंने मेरे को ब्लाइंडली फॉलो किया। ये बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, वो एक ट्रस्ट फैक्टर हमेशा रहा। हाँ, तो उन्हें मालूम है कि ये पागल है, खड़ा हो जाएगा दोबारा से, ठीक है, तो उन्हें मालूम है, ट्रस्ट रहता है कि कई बार इतनी चीज़ें हुई। अब कोविड भी आया, तब भी बहुत हुआ, अब दोबारा टचवुड हम दोबारा से, हाँ, दोबारा से लॉसेस में आए, दोबारा से हम लोग खड़े हो गए, हमें 1-2 महीने लगे, दोबारा बाउंस बैक कर लिया हम लोगों ने। फिर डिमोनेटाइजेशन हुआ था, रेरा आया था, GST था, इतने लोग इंसॉल्वेंट हुए थे, उस टाइम बहुत नुकसान हुए। फिर हम जीरो से माइनस कुछ करोड़ पहुंच गए थे, 30-40 करोड़ पहुंच गए, दोबारा हमने जीरो से स्टार्ट किया 2017 में, फिर बाउंस बैक किया। तो ऐसी बहुत साइकिल्स रही जहाँ पे हमने बाउंस बैक किया, और ये हर 3-4 साल में एक साइकिल होती है ऐसी जो बहुत खतरनाक जाती है। ये जो मैसेज आप दे रहे हो ना, ये जो सुनेंगे, जो हमारे यंगस्टर्स देख रहे होंगे, जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि नेवर गिव अप एटीट्यूड जो आप बता रहे हो ना, कि फेलियर तो आएगा ही आएगा, चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। ऐसा कोई सक्सेसफुल इंसान ही नहीं है। मैं लोगों से बोलते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, लोग आके चूड़े तुम ना क्रिप्ट करना, कि मैं उनसे बोलता हूँ ऐसे 10 लोग यहाँ पर बैठ के जो सक्सेसफुल हैं, उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं फेस करी हो। ऐसे 10 लोग जितने उन्होंने नहीं फेस करी हो, तो वो एक नाम नहीं गिना पाते। ऐसी क्या चीज़ उन्होंने फेस नहीं करी, तुम कौन से तुम अलग कोई नया नहीं पैदा हो गया अलग से, ठीक है, तो फेस करनी पड़ेगी ना, तो ये तो बाय डिफॉल्ट साथ में चलेगी चीज़ें। ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सक्सेसफुल होना तो बाय ये तो साथ में आपको चलेगा, आपके साथ में एट एनी कॉस्ट, ये तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और इनफैक्ट यू आर सो इनोवेटिव, मतलब मैं देख रही हूँ कि रियल एस्टेट में आपकी कंपनी से पहले, इन्वेस्टर्स क्लिनिक से पहले, ये जो इतनी स्कीम्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कीम्स आप जो आए दिन लॉन्च करते रहते हैं, दिस इज अपने आप में ये बहुत इनोवेशन है। इससे पहले कभी ऐसा सुनने में नहीं आया था, जैसे अभी आपका एक वो जो प्रोजेक्ट चल रहा है मिशन आज़ाद जी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट लगा मुझे। एक्चुअली क्या होता है कि मैं जब जैसे एक एक्टर भी होता है ना, तो उस पर बहुत पैसा लगा होता है प्रोड्यूसर्स का, और बहुत लोग डायरेक्टर प्रोड्यूसर इतना ज़्यादा स्टेक पे लेते हैं सब चीज़ें। तो मेरे साथ भी ऐसा है, जब मैं कोई चीज़ प्लान कर रहा होता हूँ तो मुझे ये होता है कि सबसे पहले दिमाग में कि अगर ये सक्सेसफुल नहीं हो तो उसमें जो लोग हैं, डेवलपर्स हैं, उनको नुकसान बहुत हो जाएगा। क्योंकि कोई प्रोडक्ट प्लान करना, उसके बाद जाके मैं मार्केट में सेल करता हूँ उस प्रोडक्ट को, कि ये मैंने प्लान किया है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होंगी, इतना मार्केटिंग स्पेंड आएगा इसके अंदर, और इसको सही करेंगे, और इसके ये टर्नओवर, ये नंबर्स होंगे, और उसके टेकर्स बहुत कम लोग होते हैं, तो बहुत कम लोग उसको बिलीव कर पाते हैं। तो मैं कोई भी प्रोडक्ट जैसे मिशन आज़ादी है, तो मैं जाके बहुत सारे लोगों के पास जाके मिला, तो सिलेक्टेड लोगों ने उसको पसंद किया उस चीज़ को, और आज मिशन आज़ादी टॉक ऑफ द टाउन है, इतना बड़ा सक्सेस किसी को इस आफ्टर कोविड इकलौता प्रोडक्ट है पैन इंडिया, इसको इतना सक्सेसफुल रहा प्रोडक्ट। हाँ, ड्यूरिंग लॉकडाउन ऐसे फेज में जिस वक्त लोग इतना सक्सेसफुल होना प्रोडक्ट को, और इतना अच्छा प्रोजेक्ट एक लॉन्च करना, उसमें इतनी इनोवेशन हो और इतनी क्रिएटिविटी हो, एंड आई थिंक आपने बाकी लोगों को भी जोड़ा, बाकी बिल्डर्स। अच्छा, बाकी वो डेवलपर्स आए, उन्होंने बिलीव रखा मेरे पे, ट्रस्ट किया मेरे पे, और ट्रस्ट भी जो रिस्पॉन्स आया इसका ट्रिमेंडस। जब लोग कह रहे थे कि यार बाहर से रिस्पॉन्स न्यूज़पेपर में कौन पढ़ेगा, इस समय लोग न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गई है, FM कौन सुनेगा इस टाइम पर, तो उस टाइम पे इतना डिमांड, इतना मेरा कॉस्ट पर लीड जो था वो 1/3 पहुँच गया। वही तो मेरा जो बेसिकली था, जो मैं सोच रहा था उससे भी 10 टाइम ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया, फीडबैक आया। हाँ, बस वही है कि ये रिस्क लेने वाला जो एटीट्यूड है, ये हर किसी में नहीं होता। एक्चुअली मैं हमेशा बोलता हूँ रिस्क ना लेना बहुत बड़ा रिस्क है, पर आप रिस्क नहीं ले रहे तो वो बहुत बड़ा रिस्क है अल्टीमेटली। हाँ जी, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे, आपने ट्राई नहीं किया। हाँ जी, वेरी नाइस। सो हम जानना चाहते हैं, इनफैक्ट मैं जानना चाहती हूँ कि ये हनी कटियाल की रेसिपी क्या है, हाउ कैन वन बिकम लाइक यू। मैं कभी ना ड्रीम्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। नॉर्मली क्या होता है कि इंसान क्या होता है कि बहुत बड़े सब बचपन में देखते हैं ना, कि बचपन में आता है मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, ये बड़ी गाड़ी चलाऊंगा, उससे पूछते हैं कि कौन सी गाड़ी लेगा, बस वो कहता है मर्सिडीज लूँगा, ठीक है, और उस कहाँ जाएगा, मैं अब यहाँ मैं स्विट्ज़रलैंड जाऊँगा या मैं फ़लानी कंट्री में जाऊँगा, ठीक है, हनीमून के लिए, और क्या करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, बिज़नेस मेरा ऑफिस यहाँ पर होगा, उसके ड्रीम बहुत बड़े होते हैं। पर जैसे जब रियलिटी चेक मिलता है उसको, उसके ड्रीम छोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट कर जाता है।
ठीक है, तो वही मर्सिडीज़ मारुति में कन्वर्ट हो जाती है, उसे खुद नहीं पता लगता, वो चक्कर में घूमता रहता है और फंसता रहता है उस चीज़ में। फिर उसकी वो सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, फिर वो अपनी वही सैलरी में या उसी जॉब में या उसी बिज़नेस में, छोटे मोटे बिज़नेस में खुश रहता है। तो मैंने कभी ना लाइफ में खुश नहीं रहा चीज़ों से ना, कि मेरे को और एग्जैक्टली तो मेरे को ना वो ड्रीम्स, वो मैंने ना उस ड्रीम्स के अंदर मैंने उसको बड़ा करते चला गया समय के टाइम, कि मुझे अब ये नहीं ये चाहिए, अब ये नहीं ये चाहिए, अब ये नहीं ये चाहिए, वो अचीव कुछ चीज़ अचीव के लिए व्हाट नेक्स्ट। तो मेरी रेसिपी यही कि मैं कभी सेटिस्फाई नहीं रहा चीज़ों से कि मैं अब आगे थम जाऊँ, अब नहीं, तो मुझे वो भागना है और बड़ा करना है उससे। एग्जैक्टली तो वो रुकना नहीं, जो मैं बोलता हूँ ना, थकना मना है, रुकना मना है, तो वो रेसिपी यही है कि टिकना नहीं है कहीं पर भी। Very nice, great. So, I want you to give a message to all the people who are watching this talk show, this program of ours, कि उनके लिए आपका कोई एक मैसेज हो ऐसा, चाहे वो रियल एस्टेट में आना चाहे या किसी भी करियर में जाना चाहें। मैं अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से लोगों से बोलता हूँ कि अभी लोग बहुत डर गए हैं, हार मान के बैठ गए हैं। तो मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ, ज़रूरी नहीं कि हर मैच T20 की तरह, वनडे की तरह खेला जाए, कोई मैच टेस्ट मैच की तरह भी होते हैं, जहाँ पर टिके रहो आप वहाँ पर, ठीक है, और वहाँ पर सस्टेन करो, वहाँ पर रुके रहो और एफर्ट डालो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मूव करना स्टार्ट करो। हार नहीं माननी कभी लाइफ में, हार मानना, डरना, ये सब चीज़ें जिसने कर ली वो लाइफ में वैसे ही बस जाएगा। मतलब अभी मैं करंट सिचुएशन के हिसाब से एक और बात बोलूँगा कि जो करंट सिनेरियो ये परमानेंट नहीं है, ये ज़िंदगी भर नहीं रहने वाला। इससे 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने बाद हम ये चीज़ें बहुत बाहर आ चुके होंगे और इनफैक्ट स्टोरीज होंगी हम पे 5 ईयर डाउन द लाइन लोगों को बताने के लिए ऐसा हुआ था और हमने ऐसा करा था। तो इस समय तो ये टाइम वो है कि जब एग्जाम्पल सेट करो आप, अपने कॉम्पिटिशन कमर तोड़ दो आप, कि जहाँ पर वो कॉम्पिटिटर डरा हुआ है आप निकल के बाहर आए काम कर रहे हो। आप विश्वास करिएगा, मैं इस प्लेटफॉर्म बोलूँगा, मेरी टीम आज की डेट में हर एक बंदा ऐसे वर्किंग है, उनके लिए ये कोविड वगैरह एग्जिस्ट ही नहीं करते, प्रिकॉशन वगैरह लेते हैं पर उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। और हर एक बंदे का टारगेट है अपनी लाइफ में करियर बेस करने का, हर एक बंदा उसके लिए भाग रहा है। तो हर एक बंदे का माइंडसेट वो बन चुका है, क्योंकि वो करियर बेस करें तभी मैं करियर बेस करूँगा अपनी लाइफ में। तो लाइफ में थकना रुकना बिल्कुल मना है। आप थक के बैठ गए तो आप मर गए, रुक गए तो ख़त्म हो गए आप। वेरी नाइस। अच्छा, आजकल एक लास्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ट्रेंड चल रहा है, आप भी देख रहे हो, सुन रहे हैं न्यूज़ में, कि यंगस्टर्स जो सुसाइड कर रहे हैं, आई मीन दे गिव अप, दे एक्चुअली उनको ज़िंदगी से हार मान जाते हैं, एंड उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? एक ही बात बोलूँगा कि जो सक्सेसफुल इंसान है, जितने भी लोग रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि ये थॉट आपके दिमाग में है, उनमें भी कभी ना कभी नहीं ये थॉट कभी ना कभी आया होगा लाइफ में। तो वो एक थॉट जो है, वो थॉट के बाद ही लाइफ स्टार्ट होती है। मतलब आप, यही तो चीज़ है जो एक नाकामयाब और कामयाब दोनों फ़र्क डालती है। जो नेगेटिविटी होती है दिमाग को, वो आपकी स्पीड को ना, बलून में जैसे हवा नहीं निकल जाती, जब वो फुस से निकल जाती है और उसके बाद दोबारा उसको डालने में उतने एफर्ट डलते हैं, तो वही टाइम होता है जहाँ एक कामयाब और नाकामयाब इंसान फ़र्क पता लगता है। तो वही एक्स्ट्रा माइल अगर आप चल लेते हैं तो आप में और कामयाबी में वो जो देरी है ना, दूरी है, वो कम हो जाती है। तो हार नहीं मानना कभी भी। ये लाइफ बड़ी मुश्किल से मिलती है, हम ब्लेस्ड हैं, हम पे हाथ पैर सब कुछ सलामत है हमारी, हम सोच पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, इससे अच्छी लाइफ क्या होगी। और अब ये देश फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है। यहाँ तो कोई बंदा खड़ा होकर बस काम कर ले, लाइन लगाने दुनिया खड़ी है पीछे आपके। Very nice, so nice of you, and I think आज most of the people have got so much inspiration from you, the message which you have given to them, and they might have actually learned, उनके अंदर एक वो energy वापस आई होगी, वो ऊर्जा जो वो उनको चाहिए थी, जो मोटिवेशन की ज़रूरत थी, they might have actually got it. और मैं इनफैक्ट ये बोलना चाहूँगी, जैसे हनी जी ने बताया कि कभी हार मत मानना, क्योंकि वहीं से लाइफ आपकी एक पैराडाइम शिफ्ट होता है। वहीं से जहाँ आप फेल होते हो या जहाँ आप हार मानते हो, वहीं से आपकी लाइफ एक नए मोड़ पे पहुँच जाती है। कोई नई चीज़ नहीं ना, आपने नया सफर स्टार्ट होता है। आप अकेले नहीं, इस चीज़ें हुई हैं, मतलब ये 1000 एग्जांपल्स हैं मेरे It happens with पास। everyone. एग्जैक्टली। हाँ जी, nice. So thank you so much, Hani ji. It was actually a wonderful conversation with you. And मैंने जैसा आपके बारे में सुना था बिल्कुल वैसा ही पाया, इससे बेहतर पाया। In fact, and I am a motivational speaker myself, I keep on doing so many sessions with आपने people. इंडस्ट्रीज क्लिक में भी कराया है। हाँ जी, but मुझे आज आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है, and I am getting a lot of inspiration from you. So thank you so much once again on behalf of my team, Ask Manu, and we wish you
All the best for all your future endeavors. Thank you so much. Thank you so much. Thanks, sir. Thank you. इंस्पायरिंग लाइव्स बाय मनु, इस प्रोग्राम का उद्देश्य ही यही है, इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम ऐसे लोगों के जीवन को जानें, उनकी लाइफ जर्नी को समझें कि कैसे उन्होंने अपने ही लाइफ में इतने स्ट्रगल्स देखे, चैलेंजेस देखे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और कभी गिव अप नहीं किया। तो हमें इस तरह के इंस्पिरेशनल लोगों से बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और किस तरह से हमें कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरना चाहिए। जैसे आज हनी जी ने आपको बताया, हनी कटियाल जी ने, कि उन्होंने किस तरह के चैलेंजेस फेस किए लाइफ में, तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि आज हमने उनके बारे में ये जाना, समझा, उनकी लाइफ को बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला। If you know somebody who has been an inspiration to the society and a person who has been doing wonders in his life and has been transforming other people's lives and making a difference in their lives and also helping them in achieving their dreams, अगर आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं, ऐसे कुछ नायाब हीरों को हमारी सोसाइटी के, तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है askmanu2k@gmail.com. The email ID is also mentioned on the screen below, and you can also subscribe my YouTube channel Ask Manu. You can also get in touch with us on Instagram and as well as other platforms like Facebook. Your life is a message to others. Make sure it's inspiring. Signing off. See you all in my next episode.